नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हाल में पत्रकार, लेखिका और एकेडमिशियन मधु किश्वर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो CIA के प्लांट हैं और जो ग्लोबल माफिया है उसका एजेंडा है भारत का विखंडन, और मोदी जी को इसी काम में लगाया गया है। RSS भी यही काम कर रहा है, इस देश का विखंडन करने की रणनीति पर, योजना पर काम कर रहा है, और ये योजना अमेरिका से बनी हुई है। मैं इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानता हूँ, इसे स्वीकार नहीं करता, और ये स्वीकार करने लायक है भी नहीं, क्योंकि इस तरह से तो हमारे देश में कोई कर नहीं सकता। ठीक है, CIA, मोसाद एजेंसियां हमारे यहाँ सक्रिय हैं, बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल भी करती होंगी, लेकिन एक पूरा राजनीतिक दल, एक संगठन इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में करने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये विदेशी प्लान नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार इस तरह से काम ज़रूर कर सकती है कि देश का विखंडन हो जाए, देश विखंडन के कगार पर पहुंच जाए। और इसका सबसे ताज़ा सबूत ये है कि उसने बिना विपक्षी दलों से सलाह मशवरा के, बिना राज्यों को विश्वास में लिए हुए, एक तरफा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने जा रही है, और 850 सीटें करने के लिए देश भर में एक बड़े पैमाने पर डिलिमिटेशंस होगा सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज का, और उससे पूरी अफरा तफरी फैलने वाली है। और अफरा तफरी तो अपनी जगह पर अलग एक समस्या है। इससे बड़ी समस्या कहीं ये है कि पूरे दक्षिणी राज्य इससे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और उनका तो ये कहना है कि ये सीधे सीधे उनकी राजनीतिक हैसियत और जो राष्ट्र के निर्माण में या राष्ट्र के कामकाज में उनकी से होना चाहिए, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश है, और वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन का जो बयान है वो कितना विस्फोटक है। उन्होंने केंद्र सरकार को अंतिम चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बीच विशेष सत्र बुलाकर बिना चर्चा के संवैधानिक संशोधन थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु के दरवाजे पर पहुंचा गंभीर खतरा है। हमने परिवार नियोजन अपनाया, छोटे परिवार बनाए, क्या अब हमें इसके लिए सज़ा मिल रही है? दक्षिणी राज्यों का नुकसान हो, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री संसद में दें, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। अगर तमिलनाडु को नुकसान हुआ तो हम पूरे देश को जगाएंगे, तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा। तो एक नई लड़ाई को जन्म दे रहे हैं। बीजेपी, संघ परिवार और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पिछले 12 सालों से देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति के जरिए विभाजन के बीज बो रही है। पूरा देश हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश कर रही है। ये और बात है कि अपनी इस कोशिश में वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन उसने प्रयास छोड़े नहीं हैं, वो जारी हैं। उसके साथ साथ एक ये जो नया सिलसिला उसने शुरू कर दिया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से बिना एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और जो लोकतांत्रिक कानून कायदे होते हैं, उनको नज़रअंदाज करके वो ये पूरे देश पर थोप रही है। इसके बहुत सारे खतरे हैं। ये महिला, एक तो धोखा दे रही है सरकार, ये जो विशेष सत्र बुला रही है संसद का, उसमें महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की जा रही है, लेकिन महिलाओं के रिजर्वेशन के बातों के जरिए उसकी आड़ में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही। यानी अगर महिलाओं के रिजर्वेशन को लागू करना था तो जब पहले प्रस्ताव पारित किया गया था तब पूरे विपक्षी दलों ने कहा था इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दीजिए, 2025 के इलेक्शन में ही इसको लागू कर दीजिए, लेकिन तब नहीं लागू किया गया। तो मंशा बहुत पहले से, नीयत बहुत पहले से खराब थी सरकार की, उसने उस समय इसे लागू नहीं किया, और अब समय चुना है। ऐसे समय में जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव के दौरान, उस चुनाव के बीच में ये बिल लाकर वो क्या क्या गुल खिला रही है, आज हम इस पर आपको थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे
किस तरह से देश को धोखा दे रही है, किस तरह से जो पूरा राजनीतिक तंत्र है उसको बदलने की कोशिश कर रही है एक खतरनाक ढंग से, जिसके बहुत सारे खतरे इसमें शामिल हैं। तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर वो इस सीट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 815 सीटें करेगी लोकसभा की, और 35 सीटें जो ये तो राज्यों से आएंगी, बाकी अन्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी। तो 850 सीटें होने जा रही हैं। तो इसमें यह है कि सबसे खतरनाक पहलू है डिलिमिटेशन का। सबसे खतरनाक पहलू तो ये है कि ये सीटों की संख्या जो बढ़ाई जा रही है उसका राज्यवार जो बंटवारा होगा वो किस फार्मूले के तहत होगा। यानी अभी तक उत्तर और दक्षिण का जो अनुपात था लोकसभा में शेयर का, वो क्या पूरा बदलने वाला है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी भी दक्षिणी राज्यों की ये शिकायत है कि उन्हें लोकसभा में उनके हैसियत के अनुसार उन्हें भागीदारी नहीं मिली है, और उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा है, वो अपनी मनमानी कर पाते हैं। अब ये एक नई ये शिकायत और बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब ये सीटें बढ़ाई जाएंगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार की कितनी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, और दक्षिण की राज्यों की जो सीटें बढ़ेंगी उस अनुपात में कितनी कम होंगी। तो प्रधानमंत्री ने एक आश्वासन दिया था, लेकिन उसके उलट इस बिल में हर राज्य की मौजूदा सीटों का अनुपात बरकरार रखने की कोई गारंटी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा था कि 1971 की जनगणना पर आधारित पुरानी रोक को पूरी तरह हटा लिया गया है। इसे 2026 के बाद भी जारी रखने की बात थी। सरकार जो सुरक्षा देने का वादा कर रही थी उसका कोई जिक्र नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि किस जनगणना के आधार पर सीटें फिर से बांटी जाएंगी। ये फैसला अब संविधान से हटाकर एक साधारण कानून यानी संसद के साधारण बहुमत के हाथ में दे दिया गया है कि साधारण बहुमत के जरिए ये संशोधन विधेयक पारित कर लो और जैसे चाहे मनमाने तरीके से पूरी सीटों का बंटवारा कर दीजिए। तो ये एक खतरनाक कदम है सरकार का, जो कि देश को एक दूसरे संकट की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। अब जो दक्षिणी राज्यों की शिकायत है उस पर हम बात कर लेते हैं, और इसके जो और दूसरे इसके पहलू हैं उनको एक एक करके लेते हैं। तो पहले दक्षिणी राज्यों की ये शिकायत है कि उन्होंने परिवार नियोजन को बहुत ही ईमानदारी से लागू किया, शिक्षा स्वास्थ्य नीतियों से जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक काबू में रखा। उत्तर भारत के राज्यों खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में नाकाम रहे पूरी तरह से। इन्होंने न स्वास्थ्य में कोई प्रगति की, न शिक्षा में प्रगति की, और अब लोकसभा सीटें नई जनगणना के आधार पर बांटी जाएंगी तो संसदीय प्रतिनिधित्व दक्षिणी राज्यों का अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाएगा, जबकि उत्तरी राज्य जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं, जहां जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेगी। यानी जो अच्छी नीतियों को ढंग से पालन कर रहा था उन्हें दंडित किया जाएगा, और जो नीतियां पालन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए, फिसड्डी साबित हुए, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। तो ये उनकी शिकायत है, और मैं समझता हूँ कि बहुत वाजिब शिकायत है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। फिर राजनीतिक शक्ति का उत्तर की ओर शिफ्ट होना। उत्तरी राज्य हिंदी बेल्ट जो है भाजपा के गढ़ हैं। अब पूरी राजनीति समझिए, बीजेपी और संघ परिवार की जो संकुचित राजनीति है जिसमें वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है, इस बेल्ट में चूंकि उसका वर्चस्व हो गया है, प्रभुत्व है, तो इसके दम पर वो लोकसभा में कुछ भी कर सकती है। फिर अगर ये नया फार्मूला लागू हो गया, इस आधार पर सीटों को बंटवारा हो गया, तो आप सोचिए लोकसभा का पूरा गणित बदल जाएगा, और वो इस संविधान को कूड़े में डालकर मनु का संविधान लागू करने में उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि सारा बहुमत उसके पास इन 5-6 राज्यों से ही
इतना हो जाएगा कि उसे किसी और राज्य के समर्थन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये डिलिमिटेशन से उत्तर का वर्चस्व बढ़ेगा जबकि दक्षिण की आवाज़ कमज़ोर पड़ेगी। ये भाजपा की सत्ता को मजबूत करने की एक चाल है, चतुराई है, रणनीति है या धोखाधड़ी है। अब ये पूरा तरीका है वो मनमाना है और बिना सहमति के है। ये सरकार 543 सीटों को 50% बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव ला रही है, लेकिन दक्षिणी पार्टियों और विपक्ष का कहना है कि इसमें राज्यों से न तो परामर्श किया गया है, कोई स्पष्ट फार्मूला या गारंटी नहीं दी गई कि दक्षिण की सीटें कभी कम नहीं होंगी, यानी जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। मोदी ने आश्वासन दिया है, लेकिन ये आश्वासन मोदी जी क्या बोल रहे हैं, क्या करेंगे, ये तो पता चलेगा, लेकिन ये उनका बुलडोजर है, काम करने का तरीका है, बुलडोज करके वो साफ दिख रहा है। फिर दक्षिणी राज्यों का एक और तर्क है कि जो दक्षिणी राज्य हैं वो राष्ट्रीय टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा देते हैं और जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान भी करते हैं। यानी इन जो गऊ पट्टी के जो बीमारू राज्य हैं वो एक तरह से दक्षिण के कंधों पर सवार हैं, बोझ बने हुए हैं, वो उतना योगदान नहीं दे रहे हैं आबादी ज़्यादा होने के बावजूद, लेकिन उनकी सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी और इससे फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। ये संघीय ढांचे पर हमला है और दीर्घकालिक डर भी है कि अभी 50% वृद्धि हो रही है, लेकिन भविष्य में पूर्ण जनसंख्या आधारित डिलिमिटेशन से दक्षिण की इसकी सीटों का अनुपात और भी घट जाएगा। अगर इस बार 2026-27 को जनगणना हो रही है या 2011 की गणना के आधार पर ये सीटें बढ़ाई गई, तो कल को ये उत्तरी भारत की सीटें की जनसंख्या तो और बढ़ेगी, तो उन्हें और फिर अगली बार जब सीटें बढ़ाएंगी या डिलिमिटेशन होगा तो उसमें उनको फिर से फ़ायदा होगा। तो ये एक डर है जो वाजिब डर है दक्षिणी राज्यों का, इसे हमें समझना चाहिए। फिर अब देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण की सीटों का क्या होगा। तो वर्तमान में यूपी में 80, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, राजस्थान में 25 सीटें हैं और दक्षिण में अगर जाएं तो तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, केरल में 20, आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। और ये सारी जो है 1971 के जनगणना के आधार पर फ्रोजन होने की से अपेक्षाकृत ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटेड अभी भी हैं। अब अगर 50% की बढ़ोतरी हुई, डिलिमिटेशन हुआ उसके साथ साथ, तो क्या होगा? यूपी की जो 80 सीटें हैं वो बढ़कर 120 सीटें हो जाएंगी, यानी एक झटके में 40 सीटें बढ़ जाएंगी। तमिलनाडु में 39 से 59 सीटें होंगी, केवल 20 सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी सीटों का इसी तरह का एक अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर भारत के राज्यों की सीटें एकदम से बढ़ेंगी और दक्षिण के राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेंगी। तो जो राष्ट्रीय राजनीति है, जो संसद में कानून बनाने और एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, उस पर बहुत बड़ा हमला इससे होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे गुस्सा फैलेगा दक्षिणी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, इन सब राज्यों में। और यही नहीं, अभी तो ये हम केवल दक्षिणी राज्यों की बात कर रहे हैं, बंगाल में भी उस अनुपात में सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं, या पूर्वोत्तर के राज्यों में भी उस अनुपात में सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो इन तमाम जो गैर हिंदी राज्य हैं, वहाँ पर उन राज्यों का वज़न जो है वो कम होगा और ये जो बीमारू राज्य हैं उत्तर भारत के 4, 5, 6, उनका वज़न ज़्यादा होगा, वो इस देश की नियति तय करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इस हिंदी पट्टी के निकम में नालायक शासक इस देश की नियति तय करेंगे, जिन्हें जो नीतियां लागू करनी चाहिए उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं।
जो अपनी जनता को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में नाकाम रहे हैं, जो इस हिस्से की जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा दे पाने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, वो इस देश की नियति तय करेंगे। और जिन्होंने बेहतर काम किया है, अपने लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाया है, स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं और वो रोज़गार पैदा किए हैं, इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनका हिस्सा ज़्यादा होता है जीडीपी में, ये तमाम चीज़ें बेमानी हो जाएंगी, उनको उसका नुकसान होगा। और इधर इन निखट्टू प्रदेशों की ताकत बढ़ जाएगी और ताकत बढ़ेगी इसलिए बढ़ाना है क्योंकि बीजेपी को अपनी राजनीति चमकाना है। बीजेपी को देश से कोई मतलब नहीं है, देश के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस अपने हिंदुत्व से मतलब है और अपनी सियासत से मतलब है, सत्ता से मतलब है। और उसे लगता है कि अगर उत्तर भारत में ही, इन 5-6 राज्यों में ही इतनी सीटें हो जाएं कि उसे और राज्यों की ज़रूरत न पड़े, उत्तर भारत और पश्चिमी भारत, ये कुल जो 8-10 राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं, अगर उस पर नियंत्रण हो जाए तो फिर क्या ज़रूरत है दक्षिण के राज्यों को। लेकिन इसका दूसरा असर ये पड़ेगा कि दक्षिण के राज्य अपने को उपेक्षित मानेंगे, वो शेष भारत से अपने को कटा हुआ मानेंगे, वो पाएंगे कि इस देश की नीतियों के निर्माण में उनकी भूमिका कमतर हो गई है, उनकी आवाज़ कमज़ोर कर दी गई है और ये अलगाववाद की तरफ ले जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी CIA के प्लांट नहीं होंगे, अमेरिका ने उन्हें प्लांट नहीं किया होगा और जो ग्लोबलिस्ट माफिया है उसका एजेंडा वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इनका अपना एजेंडा इतना डिवाइसिव है, इनका अपना सोच इतना विभाजनकारी है, विखंडनकारी है कि वो देश को वहीं ले जाएगा जहां दूसरे देश चाहते हैं कि इंडिया बिखर जाए, टूट जाए, कमज़ोर हो जाए और वो उसका फ़ायदा उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।